अगर हम उन 7 सालों को देखें जिनके बारे में हमने बात की, तो जब मैं जॉइन हुआ था, हैदराबाद ऑफिस स्थापित हो रहा था, अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है 2020 के दिसंबर 25 तक हमने इंटीरियर का पूरा काम पूरा कर लिया था और हमारी आप ऑन प्राइसी में कैसे आए? इसका क्या कारण था? आपने कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखी? यानी आप ऑन प्राइसी में आने के लिए और कौन से कारण थे? आपको ऑन प्राइसी में क्या पसंद आया? ऑन प्राइसी में पसंद आने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं वे सब इसमें दिखाई देती हैं। यानी एक औसत व्यक्ति के गुण अच्छे हैं ऐसा कहा जा सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए उसकी बोलचाल अच्छी है ऐसा कहा जा सकता है, या फिर उसकी सुनने की क्षमता अच्छी है ऐसा कहा जा सकता है, या फिर उसके द्वारा किया गया दान अच्छा है ऐसा कहा जा सकता है, उसका धर्म अच्छा है ऐसा कहा जा सकता है। अगर उसकी सारी खूबियाँ अच्छी हैं तो फिर इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है। इसी तरह ऑन प्राइवेसिटी जैसी कंपनी में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई सर, सबके बारे में अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ऑन प्राइवेट का जो उद्देश्य है वह है इन इट टू विन इट। यही पहली बात है। तुम बस कदम बढ़ाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा इसका तरीका है। उसका प्रोग्राम आप किसी भी कंपनी में, जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह प्रक्रिया केवल एक नई नौकरी शुरू करने से कहीं अधिक है। यह एक नए वातावरण, नई संस्कृति और नए लोगों के साथ जुड़ने का अनुभव है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में शामिल होने का निर्णय लेता है तो इसमें अक्सर कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, विभिन्न साक्षात्कार दौर और अंततः नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करना। एक बार जब यह निर्णय ले लिया जाता है कि आप उस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो उसके बाद ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू होती है। यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कंपनी के लिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि नया कर्मचारी सहज महसूस करे और कंपनी के कामकाज को समझे। इस दौरान नए कर्मचारियों को कंपनी के इतिहास, उसके मिशन, उसके मूल्यों और उसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें अक्सर कंपनी के विभिन्न विभागों, प्रमुख व्यक्तियों और उनकी भूमिकाओं से भी परिचित कराया जाता है। ऑनबोर्डिंग में अक्सर प्रशिक्षण सत्र शामिल होते हैं जो नए कर्मचारियों को उनकी भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं। साथ ही कंपनी के आंतरिक सिस्टम और प्रक्रियाओं से भी अवगत कराते हैं। यह समय नए सहयोगियों और टीम के सदस्यों के साथ संबंध बनाने का भी होता है, जो भविष्य में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद के शुरुआती दिन और सप्ताह अक्सर जानकारी से भरे होते हैं, जहां बहुत कुछ सीखना और समझना होता है। इसमें कंपनी के उत्पादों या सेवाओं की गहरी समझ विकसित करना, आंतरिक संचार चैनलों को समझना और कंपनी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से परिचित होना शामिल है। यह अवधि नए कर्मचारी को कंपनी के माहौल में ढलने और अपनी भूमिका में आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करती है। एक नई कंपनी में शामिल होना एक अवसर है जहां व्यक्ति को नए कौशल सीखने, मौजूदा कौशल को निखारने और पेशेवर रूप से विकसित होने का मौका मिलता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर किसी भी कंपनी में शामिल होना एक रोमांचक और परिवर्तनकारी यात्रा है जो नए अवसरों और चुनौतियों से भरी होती है, और यह व्यक्ति के करियर पथ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती है। कितने भी 10 मिनट हों, उसकी महानता ऐसी है जिसे इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अब तक इस ब्रह्मांड में वैसी कोई भी चीज कभी भी नहीं हुई है और भविष्य में भी वैसी कोई भी चीज कभी भी नहीं होगी। उसकी यह अद्भुत और असीमित महानता किसी भी पसंदीदा जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वेद, किसी भी विशेष जाति या किसी भी लिंग तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। इनके बिना आंध्र प्रदेश की कोई पहचान नहीं है। सबको हमारी तेलुगु भाषा में कहें तो जैसे सर्वभौम अधिकार होता है, वैसे ही सबको समानता दिलाने के लिए वे अपनी दूरदर्शिता के साथ आए। तो हाल ही में पॉपअप आया था ना, जिसमें बार-बार विनिंग, विनिंग, विनिंग कहा गया। तो उससे संबंधित जितनी जानकारी हमें और आपको पता है वो ये है, इसके पीछे क्या हो सकता है? विनिंग 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 एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पॉपअप है सर। सच कहें तो ये वास्तव में दुनिया को बदलने वाला एक अद्भुत पॉपअप है, क्योंकि जैसा कि यश जी ने बिल्कुल सही कहा, भले ही फाउंडर्स शायद दुनिया को न बदल पाएं, मैं निश्चित रूप से दुनिया को बदल सकता हूं। ऐसी भावना के साथ भी हम इन सभी संदेशों को देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने के लिए एक संकल्प लिया था। उस संकल्प का नेतृत्व करने वाले आशीष जी के साथ 14 या 1000 लोग उनके साथ चले। उनके हर एक कदम में ये 14,000 लोग उनके साथ थे। जब उनकी पार्टी मुश्किल में थी तब भी 14,000 लोग उनके समर्थन में थे। ये सब भी, जो भी आशीर्वाद उनके पास है, वही आशीर्वाद वे हमें दे रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबको ऊपर उठाना है, उसमें हमें भी एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने सोचा कि वह दुनिया को बदल सकता है, वह व्यक्ति इसे कई लोगों में बांट सकता है। उस लिफ्ट के प्रशंसक के घर में बांटने के लिए जो कर्मचारी हैं वे 14,000 लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जो वे करते हैं
चाहे वह गूंज हो या प्रतिध्वनि। उसी तरह उन्होंने जो लिफ्ट फैनिटी नामक ध्वनि तरंग बनाई है, उसमें हर किसी को भागीदारी का अवसर दिया है। अगर आपको विश्वास हो तो मैं आपके जीवन को ऐसी स्थिति तक ले जा सकता हूँ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा एक भरोसा हमें देने वाले उस राज्य का भरोसा, जिसे जितने लोग अपने हाथों से थाम कर उनकी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, अब तक जो भी इस यात्रा में शामिल हो पाए हैं, वे सभी पहले ही जीत चुके हैं। और क्या है कि इस विशाल दुनिया की 8 अरब की आबादी में से हम 14 लाख लोगों में से एक हैं, या फिर अगर हम अपने प्यारे भारत की 140 करोड़ की विशाल आबादी को देखें तो उसमें हम एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हैं। तब यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अवसर में हमारी यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड कॉर्पोरेट कंपनी में एक सदस्य के रूप में काम करना, ये कोई मजदूरी का काम नहीं है। अगर हम रोज या महीने में काम न करें तो हमें वेतन नहीं मिलेगा। हम किसी और के द्वारा स्थापित कंपनी में एक कॉर्पोरेट सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। इसलिए बात यह है कि कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह की बातें शॉर्टकट में होती हैं। उन शॉर्टकट बातों को हम एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह सोचकर, जब हम उसी दिमाग से सोचेंगे तभी हम उनका दिमाग पकड़ सकते हैं। बस इतना ही। यहाँ उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा, उन्होंने बस कोई विन विन संदेश दिया या फिर कोई छोटी सी सजा दी। अगर आप सोचते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है तो उसका कारण ये है कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि उसमें भी कुछ नहीं है। अगर हम एक कॉर्पोरेट सदस्य की तरह सोच सकें तो उसमें कई अर्थ निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में या किसी राज्य में या कोई दुर्घटना या कोई अपराध हुआ है। जब अपराध हुआ है और इसके लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कोई पत्रकार गृह मंत्री से सवाल पूछ सकता है। इसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब कि कानून अपना काम करेगा, इसमें कई तरह के अर्थ छुपे होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक महत्वपूर्ण कॉल आ रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कॉल किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसी आवश्यक मामले से संबंधित हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस कॉल को ठीक से संभालें और सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। यह संभव है कि यह कॉल किसी आपातकालीन स्थिति, किसी व्यावसायिक प्रस्ताव या किसी व्यक्तिगत मामले से संबंधित हो सकती है, जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि इस कॉल का हमारे वर्तमान कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। क्या हमें किसी को सूचित करना चाहिए या क्या हमें किसी विशेष जानकारी को हाथ में रखना चाहिए? यह सब हमें इस कॉल का जवाब देने से पहले सोचना होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमें अपनी पूरी एकाग्रता और ध्यान देना होगा ताकि हम कोई भी महत्वपूर्ण विवरण न चूकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से संवाद करें। ये कॉल हमारे दिन के बाकी हिस्सों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस कॉल के बाद हमें क्या कदम उठाने होंगे। क्या कोई अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होगी या क्या हमें किसी और से संपर्क करना होगा? यह सब इस आने वाली कॉल के महत्व को दर्शाता है। इस कॉल का आगमन हमारे लिए एक संकेत है कि हमें अपनी वर्तमान गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ सकता है और इस नए संचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक ऐसा क्षण है जहां हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है और यह तय करना पड़ सकता है कि इस कॉल को कितनी गंभीरता से लेना है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या इस कॉल का जवाब देने के लिए हमें किसी शांत स्थान पर जाना होगा या क्या हमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी। यह कॉल हमारे लिए एक अवसर भी हो सकती है, चाहे वह कोई नया अवसर हो, कोई महत्वपूर्ण सूचना हो या किसी समस्या का समाधान हो। इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर हम उन 7 सालों को देखें जिनके बारे में हमने बात की, तो जब मैं ज्वाइन हुआ था, हैदराबाद ऑफिस स्थापित हो रहा था, अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है 2020 के दिसंबर 25 तक हमने इंटीरियर का पूरा काम पूरा कर लिया था और हमारी कंपनी के लिए विकास हुआ था। 25 दिसंबर 2020। अब कितने साल हो गए हैं? 21, 22, 23, 24 कुल मिलाकर 4.5 साल ही हुए हैं। इन 4.5 सालों में उन्होंने जो काम किया है उससे वे कई हजार गुना अधिक चेक तैयार करते हैं। इस कंपनी को वास्तव में सिर्फ एक फेसबुक नामक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में 7 साल लगे। गूगल कंपनी को भी 7-8 साल लगे, लेकिन उसमें नींव अलग थी, इसलिए हमें पता नहीं चला। यहाँ नींव मौजूद है, इसलिए हमारे लिए समय लंबा हो जाता है। मुद्दा यह है कि हमें हमेशा असली और सही बातें ही बतानी चाहिए। अगर इस फाउंडेशन की तुलना हम भारत से करें तो इसमें अधिकतर सदस्य मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से हैं। लगभग शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में तब किया जाता है जब कोई चीज पूरी तरह से सटीक ना हो, बल्कि उसके बहुत करीब हो या उसके आसपास हो। यह एक अनुमानित मूल्य, मात्रा, समय, दूरी या स्थिति को दर्शाता है जहां पूर्ण सटीकता की आवश्यकता नहीं होती या संभव नहीं होती। इसका उपयोग अक्सर उन स्थितियों में किया जाता है जहां सटीक माप अव्यावहारिक, अनावश्यक या असंभव होते हैं और एक सामान्य अनुमान पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि लगभग 10 लोग थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ठीक 10 लोग थे, बल्कि यह कि लोगों की संख्या 9, 10 या 11 के आसपास थी। यह एक सामान्य विचार देता है कि संख्या 10 के करीब है, बिना किसी कठोरता के। इसी तरह लगभग 1 घंटा लगेगा का अर्थ है कि यात्रा में 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा,
का जो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसे कि 55 मिनट या 65 मिनट। ये हमें एक अनुमानित समय सीमा प्रदान करता है जिससे हम अपनी योजनाएं बना सकें। लगभग का उपयोग अक्सर अनिश्चितता या अनुमान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि बताई गई जानकारी एक सटीक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुमान है जो वास्तविक मूल्य के काफी करीब है। यह शब्द लचीलापन प्रदान करता है और हमें उन स्थितियों में संवाद करने की अनुमति देता है जहां पूर्ण सटीकता प्राप्त करना मुश्किल होता है या जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती। यह हमें सामान्यीकरण करने और मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम अनावश्यक रूप से सटीक विवरणों में उलझें। यह अक्सर दैनिक बातचीत में, वैज्ञानिक अनुमानों में, सांख्यिकीय रिपोर्टों में और किसी भी संदर्भ में जहां एक सटीक संख्या या माप की आवश्यकता नहीं होती है, उपयोग किया जाता है। यह हमें एक सामान्य समझ प्रदान करता है और यह बताता है कि बताई गई जानकारी एक अनुमानित प्रकृति की है जो वास्तविक स्थिति के पर्याप्त करीब है। इस शब्द का प्रयोग करके हम अनावश्यक जटिलता से बचते हैं और संवाद को अधिक सहज बनाते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पूर्ण निश्चितता संभव नहीं होती और ऐसे में लगभग जैसे शब्द बहुत उपयोगी होते हैं। एक अच्छा आर्किटेक्ट कई तरह के डिजाइन बनाकर हमें दिखाते हैं। इनमें से आपको कौन सा डिजाइन पसंद आया, आपको कौन सा मॉडल चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, वे हमसे कई बातें पूछते हैं। लेकिन हर जगह वही टेक थीम अपनाना इतना आसान काम नहीं है। जब हम एक घर बनाते हैं, अगर खिड़की या दरवाजे की बात अच्छी नहीं लगी तो हम उसे बदलने का मौका रखते हैं। वहां उस जगह को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो पूरी तरह से शुरुआत से रीसेट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी योजना की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए वह पहले से ही सही ढंग से काम करने के लिए एक कागजी योजना के रूप में होती है। उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए काम किया जाता है। इसीलिए ये उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। आज का दिन आ ही गया है, कल भी आ जाएगा, ऐसा कहते हुए वे आगे बढ़ते गए। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें हमें अच्छा भी देखना है, बुरा भी देखना है। जीवन में किसी भी अच्छाई या सकारात्मक पहलू को पूरी तरह से समझने और उसकी वास्तविक कीमत को पहचानने से पहले यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उसके संभावित नकारात्मक पहलुओं, अंतर्निहित चुनौतियों या उससे जुड़ी बुराइयों पर भी गहराई से विचार करें। यह दृष्टिकोण हमें एक अधिक संतुलित, यथार्थवादी और समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी स्थिति या व्यक्ति का मूल्यांकन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नए अवसर जैसे कि एक नई नौकरी या व्यावसायिक उद्यम पर विचार करते हैं, तो केवल उसके लाभों, उच्च वेतन या संभावित सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं होता। हमें उसके साथ आने वाली संभावित कठिनाइयों जैसे कि अत्यधिक कार्यभार, तनाव, अनिश्चितता या छिपी हुई कमियों का भी सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह हमें भविष्य में आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं और निराशाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करता है और हमें अधिक सूचित, सुदृढ़ निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों। इसी तरह किसी व्यक्ति के गुणों जैसे कि उनकी दयालुता या बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने से पहले हमें उनकी कमजोरियों, दोषों या उन पहलुओं को भी स्वीकार करना चाहिए जो शायद उतने आकर्षक न हो। यह हमें उस व्यक्ति को समग्र रूप से समझने में मदद करता है, अनावश्यक आदर्शवाद से बचाता है और अधिक वास्तविक तथा टिकाऊ संबंधों का निर्माण करता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में भी समान रूप से लागू होता है। किसी भी नई नीति, योजना या सामाजिक सुधार के सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ उसके संभावित नकारात्मक परिणामों, अनपेक्षित प्रभावों या उन वर्गों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर पर भी विचार करना आवश्यक है ताकि हम एक अधिक न्याय संगत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकें। इस प्रकार अच्छाई को पूरी तरह से समझने, उसकी सराहना करने और उसकी वास्तविक गहराई को जानने के लिए बुराई के अस्तित्व, उसके प्रभावों और उससे मिलने वाले अनुभवों को भी देखना, समझना और स्वीकार करना अनिवार्य है। यह हमें जीवन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से नेविगेट करने और अधिक परिपक्व दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।